हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 12th की सिविक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सिविक्स में खंड क में 6th लेसन शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस अध्याय में हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या रही। जैसे संगठन बच्चों हम लोग छोटे से कोई भी आपस में बना लेते हैं, तो वो एक छोटा सा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरे विश्व स्तर पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। उभरते हुए विश्व को अमेरिका की शक्ति में वृद्धि की चुनौती का सामना करने के संबंध में भी अध्ययन करेंगे। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध का भी अध्ययन करेंगे और इस अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है बच्चों कि विश्व में अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध, जिसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, ये 1914 से 1918 तक चली थी। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस नामक संस्था की स्थापना 1920 में की गई। उद्देश्य रखा गया कि दोबारा इस प्रकार का विश्व युद्ध न हो, कि इतनी अपार धन जन की हानि हो, इस प्रकार का विश्व युद्ध न हो। लेकिन ये संस्था अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल नहीं रही और परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक। यानी पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनः एक संस्था की स्थापना की और नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, और उद्देश्य वही रखा गया। पहला उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य वही रखा गया कि युद्ध की विभीषिका से जनमानस को बचाना, क्योंकि 2 विश्व युद्धों में पूरा विश्व हिल चुका था। और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब जापान के 2 शहरों पर अणु बमों से प्रहार किया गया, अणु बमों से विस्फोट किया गया, तो वो 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके थे। तो युद्ध की विभीषिका से जनमानस की रक्षा करना, यह इसका प्रथम उद्देश्य रखा गया। तो स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ को ही बच्चों यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इसके दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड का कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ। दूसरा कथन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सूचना और संचार के पूर्व अपर सचिव शशि थरूर का कहना है, बात कही कि चौपाल, ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठकों का दौर पे दौर चलता रहता है तथा इन बैठकों पे भाषण दिए जाते हैं, विशेषकर जब आम सभा का वार्षिक अधिवेशन होता है। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान की लड़ाई की जाए, तो बेहतर होगा कि हम आपस में विचार विमर्श करके, वाद विवाद करके किसी भी मुद्दे पर निर्णय पर आ सके। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता वर्तमान में हमें क्यों महसूस हो रही है, क्यों आवश्यकता है इस जैसे ऐसे संगठनों की जो दोबारा विश्व युद्ध को रोकने में
रोकने के लिए बनाई जाए, जनमानस को शांति प्रदान करने के लिए बनाई जाए। तो पहली आवश्यकता यही है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान के लिए। दो या दो से अधिक देशों के मध्य कोई भी यदि विवाद उपजता है, उत्पन्न होता है, तो उसका शांतिपूर्ण समाधान बातचीत के द्वारा ही हो सकता है। बातचीत के माध्यम से ऐसे विवादों को बिना युद्ध के हल करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे संगठन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सदस्य देशों की सहायता करते हैं। दूसरा है चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान में विभिन्न देशों को मिलकर कार्य करने में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है, जिससे निपटने के लिए विभिन्न देशों को मिलकर सहयोग करना आवश्यक होता है। सहयोग करने के उपाय व सूचनाएं जुटाने में सहायक होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियमों एवं नौकरशाही का एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सभी की समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य उस समझौते में शामिल हो सकता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों को पालन करेगा। चौथा है प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपटना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तनाव को कम करने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि प्राकृतिक आपदाएं और महामारियों को फैलने से रोकने में भी ये संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वर्तमान में बच्चों सबसे अच्छा उदाहरण है, इस समय पैंडेमिक महामारी फैली हुई है, कोरोना। आप सभी इस बीमारी से, इस महामारी को देख रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें विशेष योगदान है, इसे पूरी तरीके से विश्व से जड़ से हटाने के लिए। तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी होती है तो संयुक्त राष्ट्र संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी भी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वह उससे निपटने में अकेला असमर्थ होता है, तो ऐसे में उसे किसी की मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दूर का एक स्वतंत्र देश दूसरे देश की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त कुछ मसले एक देश के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं, जैसे महामारी, आतंकवाद, जिनसे कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास, इन सभी से जुड़ी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है। वातावरण के संबंध में हम प्रायः साझी जिम्मेदारी की बात करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वायुमंडल को ठीक रखना हर देश, हर राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक HIV, एड्स और स्वास्थ्य फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे संगठनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो और अन्य बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान कराया जा रहा है। फलस्वरूप 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को मरने से बचाया जा सका। अकेले अफ्रीकी देशों में ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं। ये देश अपने बलबूते पर इन रोगों से निराकरण नहीं पा सकते। तो ऐसी अवस्थाओं के लिए ही हमें UNO जैसी, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के समाधानों में सहायक। आप बच्चों सभी बार बार पर्यावरण से संबंधित चैप्टर हर विषय में पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसमें पूरे विश्व में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसका एक कारण क्या है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडल में अधिकता। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए घातक प्रभाव उसका पड़ा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वायुमंडल में मात्रा बढ़ने पर
वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। इसके चलते सागरीय जल स्तर के ऊपर उठने का खतरा बना रहता है। यदि इस बढ़ते तापमान को नहीं रोका गया तो विश्व के बड़े बड़े तटीय शहर समुद्र में डूब जाएंगे। भले ही सभी देश अपने अपने स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव हो पाएगा जब विश्व के बड़े व औद्योगिक रूप से विकसित देश सहयोग करेंगे। इस प्रकार के सहयोग कैसे, कब, किसको किया जाए, इसका सबसे अच्छा उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो सभी देशों के लिए एक आधार तैयार करने में सहायता करता है। युद्धों की रोकथाम में भी सहायक। वैश्विक स्तर पर देशों के बीच मतभेद और संघर्ष की परिस्थितियां चलती रहती हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि मतभेद व संघर्ष की परिस्थितियों का एकमात्र समाधान युद्ध ही है। इसके अतिरिक्त उन देशों को चाहिए कि बातचीत के द्वारा गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विवादित राज्यों के बीच वार्ता का माहौल, बातचीत का माहौल तैयार किया जाए। ऐसे मसलों में कई बार मध्यस्थता भी की जाती है, जो यूएनओ के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार आज विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अहम भूमिका है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा अनेक सुधारों के प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कई पहलू हैं। प्रथम, इन समस्याओं के समाधान के लिए काफी धनराशि और संसाधन चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ही उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जैसे कि एड्स या स्वास्थ्य फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा, इन कार्यों के निष्पादन के लिए संरचनात्मक ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए गवर्निंग संस्था चाहिए, प्रबंध निर्देशन चाहिए और अन्य सहायक कर्मचारियों के जरिए ही इतने बड़े स्तर पर कोई कार्यवाही संभव है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इन सब बातों के बारे में आवश्यक जानकारी और सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और इसके बाद संबंधित अधिकारी किसी योजना को कार्यान्वित करते हैं। तीसरे, विभिन्न देशों की सरकारें उन व्यक्तियों और क्षेत्रों की पहचान कराती हैं जिन्हें सहायता चाहिए। इसके लिए उन्हें अपना स्टाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उपलब्ध कराना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एशियाई और अफ्रीकी देशों के सरकारी अस्पतालों को बहुत सी औषधियाँ, स्वास्थ्य कर, खाद्य सामग्री और टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदाग्रस्त देशों की सहायता के लिए जनमत तैयार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार के सहयोग का मार्ग संयुक्त राष्ट्र संघ व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्रम, यानी किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा। लीग ऑफ नेशंस, मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी जब स्थापना हुई तो लीग ऑफ नेशन ने प्रारंभिक 10 वर्षों में तो उचित ढंग से कार्य किया। कब स्थापना हुई थी? 1920 में। लेकिन 1930 में आक्रमणकारी गतिविधियों का सामना करने में यह असफल रहा और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन यह संस्था, परिणाम क्या हुआ? यह संस्था विश्व में शांति स्थापना में विफल रही और उसका परिणाम क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को अपना अस्तित्व प्रारंभ किया या अस्तित्व में आया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ वर्षों पहले से ही एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने के प्रयास शुरू हो चुके थे। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। पोलैंड को 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई।
इस प्रकार इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 50 से बढ़कर 51 हो गई। तो 24 अक्टूबर 1945 को जब चार्टर लागू हुआ तो इसमें 51 देशों के हस्ताक्षर थे। इसलिए 24 अक्टूबर पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों द्वारा विभिन्न सम्मेलन बुलाए गए थे, जैसे लंदन सम्मेलन, जैसे माल्टा अटलांटिक चार्टर, मास्को घोषणा पत्र, तेहरान सम्मेलन, डेस्बाटन ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ये विभिन्न सम्मेलन बुलाए गए। तो इसका विकास क्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्र संघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध ने संपूर्ण विश्व को इस बात के लिए सचेत किया कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का प्रयास आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ, लेकिन प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की बहुत अधिक हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास, अनेक घोषणा पत्रों सम्मेलनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहला है अटलांटिक चार्टर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक शांति की स्थापना हेतु एक नई विश्व संस्था की स्थापना की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। इस पर दोनों देशों के नेताओं ने अगस्त 1941 पर हस्ताक्षर किए, जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। फिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। ये नेता अटलांटिक चार्टर के समर्थन में जनवरी 1942 में वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। याल्टा सम्मेलन विश्व में 3 बड़े नेता अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन ने फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, प्रकृति और उसकी सदस्यता पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में ही प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विचार करने के लिए एक सम्मेलन करने का निर्णय भी लिया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल मई 1945 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 2 महीने तक चलता रहा। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान तैयार किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने इस चार्टर पर 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं और भारत भी उनमें से एक है। कब स्थापना हुई बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तभी से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात राष्ट्र संघ के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया, जो पहले बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है और इसका अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में इसका सदस्य बना। तो अब हम मेन संयुक्त राष्ट्र संघ पर आए। अब हम शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, ये तो हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके महासचिव कौन कौन से हैं, इसके विभिन्न संगठन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
आज इतना समझाया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? कोई 4 कारण बताइए। दूसरा प्रश्न, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? मैंने अपने लेक्चर में आपको बार बार बोला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था बनाई गई? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस, उसी को इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, संस्था बनाई गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और वर्तमान में यूएनओ की सदस्य संख्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उसके महासचिव के बारे में, उसके संगठन के बारे में अध्ययन करें। थैंक यू।